नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका अगले एपिसोड में। मैं प्रवीण खेतान। आज हम चर्चा करेंगे डॉलर के ऊपर में कि व्हाई डॉलर इज बिकम द किंग ऑफ करेंसी और क्यों सब लोग डॉलर डॉलर करते हैं। क्या है गेम ऑफ थ्रोन्स, क्या है राज इस बात का, क्यों डॉलर है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी और हर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉलर ही यूज में आता है। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी शाहरुख खान करिश्मा कपूर की, दैट वाज शक्ति द पावर, और बेचारा शाहरुख खान लास्ट सीन में भी डॉलर डॉलर करते करते मर जाता है। एनीवे, दैट वाज इंटरेस्टिंग मूवी। आप चाहे तो देखें, काफी पुरानी मूवी है, लॉकडाउन है, अगर फ्री है तो देखें। इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी ऑन वीमेन एम्पावरमेंट, इट्स गुड। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों डॉलर वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग करेंसी है। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि भाई आखिर ऐसा क्या है कि हर कंट्री डॉलर रिजर्व क्रिएट करना चाहती है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बिजनेस करना चाहती है, क्यों डॉलर का रेट नीचे नहीं टूटता, क्यों नहीं जापानीज येन या अदर करेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, क्यों इंडियन गवर्नमेंट डॉलर रिजर्व क्रिएट करने पर लगी हुई है। इन सब का सवाल का उत्तर मैं आज आपको दूंगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक जरूर तक देखिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं कि चाइना ने एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे शायद डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम हो सकती है आने वाले टाइम में। एंड द चाइनीज रिमेम्बी कैन बिकम क्वीन और मे बी द किंग ऑफ अगेन करेंसीज। सो कुछ से पहले हम जो चालू करें कि क्यों डॉलर आखिर वर्ल्ड में किंग है करेंसीज का, उससे पहले कुछ फैक्ट्स हम समझ लेते हैं डॉलर के बारे में। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहला फैक्ट तो यह है कि डॉलर इज इन्वॉल्व इन 80 to 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड में जितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं या करेंसी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 80% ऑफ द ट्रेड्स में वर्ल्ड में डॉलर इन्वॉल्व है। इनफैक्ट जितनी फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है, आप अगर फॉरेक्स ट्रेडर हैं, ऑनलाइन करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें भी ऑलमोस्ट जो डॉलर करेंसी पेयर है वो 90% ऑलमोस्ट डोमिनेट करता है। डेली टर्नओवर जो करेंसी का है तकरीबन $5 ट्रिलियन है और उसमें से 80 to 90% डॉलर डोमिनेट करता है। सेकेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लगभग वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे आरबीआई है, चाइना का सेंट्रल बैंक है और कहीं का भी सेंट्रल बैंक है, they are holding around $6.7 trillion as foreign currency reserves। थोड़ा कम या ज्यादा एस्टिमेट हो सकता है, बट लगभग ये है। एंड दैट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल रिजर्व, यानी कि जितना उनका टोटल रिजर्व है उसका लगभग 60% डॉलर में डिनोमिनेट होता है। यानी कि डॉलर बहुत ज्यादा एज अ रिजर्व करेंसी यूज की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जितने डेट इशू हुए हैं, लगभग 40% डेट्स आर इन डॉलर। एंड देन अगेन जितने भी नॉन अमेरिकन बैंक्स हैं, ठीक है, दे हैव अराउंड 18 ट्रिलियन लाइबिलिटीज इन डॉलर। तो भाई इतना ज्यादा डॉलर का लोड है तो भाई क्यों नहीं होगा करेंसी। बट एक्चुअल में ये सब की शुरुआत कैसे हुई और डॉलर कैसे बन गया किंग ऑफ करेंसी, चलिए आगे उसको हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं। सो हाउ ऑल दिस हैपेंड, करेक्ट। सी 1944 से पहले जितने भी कंट्रीज थी वर्ल्ड में, सारी के सारी गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे चलती थी ना। व्हाट वाज गोल्ड स्टैंडर्ड? देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड इज लाइक जितनी भी नोट प्रिंट होते थे, करेंसी प्रिंट होती थी, पेपर ही है, उसके बदले में गोल्ड रिजर्व में रखा जाता था और नोट के ऊपर लिखा रहता था कि हम धारक को, होल्डर को इस पेपर नोट के बदले में इक्विवेलेंट अमाउंट का गोल्ड जो है एक्सचेंज करके दे देंगे। तो इसलिए वो नोट आराम से पेपर का चल रहा था और लोगों का भरोसा था गवर्नमेंट में कि भाई जब भी हम सेंट्रल बैंक को ये नोट देंगे वो हमें उतने अमाउंट का गोल्ड दे देगी। सो दैट वाज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलोड सिंस 1821 टू 1900 लगभग 44 या 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो लगभग 45 तक गोल्ड स्टैंडर्ड रहा। ठीक है, तो उससे पहले क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड से पहले आप सबको पता है दैट वाज बार्टर सिस्टम, या फिर राजाओं के जो सिक्के चलते थे, चमड़े के, इसके, चांदी के, या डायरेक्ट सोना ही यूज होता था एज ए करेंसी, कि सोना कोई दे रहे हैं हम करेंसी में या किसी मेटल को दे रहे हैं डायरेक्टली करेंसी में, तो ऐसा हमारा चलता था। एक्सचेंज नहीं हो रहा था पेपर नोट के बदले में गोल्ड।
ना आखिर 44 में या 45 में ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा खत्म हो गया? देखिए 1944 वाज ऑलमोस्ट वी आर एट द वर्ज ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, यानी 45 में हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ कंप्लीटली, जिसको हम बोलते हैं अनाउंस्ड कि भी खत्म वर्ल्ड वॉर। बट देखिए क्या है कि एक तरह से जापान पे एटम बम गिरने के बाद हमने समझ लिया कि अमेरिका जीत गया। तो 1944 में एक इन लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ, एंड व्हाई द कॉन्फ्रेंस वाज रिक्वायर्ड, और वहाँ से एक सिस्टम निकल के आया, दैट वाज ब्रेटन वुड्स सिस्टम। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए वर्ल्ड वॉर टू वाज लाइक, ठीक है वॉर ख़त्म हो गया, बट पूरी इकॉनमी वर्ल्ड की जो थी वो भी ख़त्म हो गई, यानी कि कोई भी इकॉनमी के पास बिजनेस नहीं है। अब जैसे ब्रिटेन का एग्जांपल ले ले, ना उनके पास फसलें थी, ना उनके पास कोई इंडस्ट्री बची हुई थी, सब उड़ा दिया इन लोगों ने प्लेन से। ये लोग जब वॉर होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप कम्युनिकेशन टावर उड़ाते हैं, फिर आप फैक्ट्रीज उड़ाते हैं ताकि जॉब नहीं हो, रोजगार ना हो, प्रोडक्शन ना हो किसी चीज़ का, खाने पीने का, कपड़े का, तो इकोनॉमी को ऐसे ही बर्बाद करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए ब्रिजेस हैं वो उड़ाते हैं, क्योंकि ब्रिज बनाने में सालों लग जाते हैं। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी खत्म। दूसरी बात, अब इस वॉर की फंडिंग के लिए ज्यादातर कंट्रीज ने क्या किया, भाई सबके पास जो सोना था वो उन्होंने यूएस को बेच दिया और वहां से लोहा खरीद लिया और वो दूसरे कंट्री पे जाके फोड़ दिया है। तो वो आगे क्या होगा उनका, भाई आपके पास जो सोना था वो यूएस के पास चला गया, लोहा लेके आपने फोड़ दिया, अब आपके पास बचा क्या? एंड यूएस हैड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड, ठीक है, दैट टाइम। और आज भी अगर बात करें तो लगभग 8,000 टन के आसपास सोना यूएस के पास रखा हुआ है। तो यूएस हैड द बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व। तो एक तरह से डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स अगर हम गोल्ड से पेगिंग करें तो बहुत ज़्यादा थी। बट आखिर हमें ऑल्टरनेटिव सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी कि भाई हम गोल्ड के बजाय किसी और करेंसी को यूज़ करना चालू करेंगे? देखिए हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब इकॉनमी सारी खराब हो गई और किसी की भी नोट की वैल्यू नहीं रही। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि हम फ्रांस की करेंसी लेते हैं और फ्रांस को बोलते हैं कि बदले में हम सामान दे देंगे। अब फ्रांस की करेंसी के बदले में अगर हम कभी उनको वापस करें तो सोना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रांस के पास सोना तो है ही नहीं, उसने वर्ल्ड वॉर टू में सारा फूंक लिया अपना रिजर्व। तो इस तरह से क्या हो कि जो हर कंट्रीज थी उनके बीच की में जो ट्रेड था वो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं ट्रेड हो रहा था? क्योंकि करेंसीज की वैल्यू नहीं थी, करेंसी में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। तो अब क्रेडिबिलिटी नहीं है, करेंसी की वैल्यू नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हमें क्या लगता है हम पूरे सेल्फ सफिशिएंट है? नहीं, हमें ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है मिडल ईस्ट पे। तो हर कंट्री किसी न किसी कमोडिटी के दूसरी कंट्री से मंगाती है, तब उनकी इकोनॉमी चलती है। तो इकोनॉमी चल नहीं रही थी, व्यापार हो नहीं रहा था, भरोसा था नहीं करेंसी में, कोई करेंसी के बदले में सोना रखा हुआ नहीं था, और सोना लाएंगे कहाँ से नोट प्रिंट करने के लिए? तो सारी चीजें खत्म हो रखी थी। सो इन 1944 व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ मीटिंग एट Bretton Woods. There was a hotel called Mount Washington Hotel that was in New Hampshire, United States. अब वहाँ पे वर्ल्ड की जो टॉप 44 कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए लगभग 44 कंट्रीज थी उस वक्त, अभी उन 180 के आसपास है। तो भाई इतनी ज़्यादा कंट्रीज कैसे हो गई? क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज जो थी कॉलोनीज थी, आदर ब्रिटिशर्स की या इटालियंस की या जो फ्रांस के लोग थे उनकी। तो अलग अलग कंट्रीज ने छोटे छोटे देशों को अपना कब्जे में लिया हुआ था। खैर, तो 44 कंट्रीज से 670 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे क्या क्या बातें निकल के आई। देखिए वहाँ पे आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ, आईएमएफ को फंड्स दिए गए कि भाई रिजर्व्स तुम्हारे पास भी होना चाहिए, सारी कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जो है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुई, और ये दोनों के दोनों जो है बाद में वर्ल्ड बैंक के अंदर आ गए। तो इन सब चीज़ों की बेसिकली स्टार्ट हुई। और इसके अलावा ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है उसमें गोल्ड और डॉलर इन दोनों को
अकाउंट किया गया, दोनों को ही सिस्टम में लाया गया। कैसे लाया गया ये भी बताता हूं मैं आपको। देखिए, तो डॉलर को वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी के रूप में प्रमोट किया गया। और कैसे किया गया इस चीज को समझते हैं। जो जितनी भी दूसरी कंट्रीज थी वो नोट प्रिंट नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास गोल्ड नहीं था, और करती भी तो कोई लेता नहीं क्योंकि गोल्ड दे नहीं सकती थी। तो तय यह हुआ कि जो डॉलर है, ठीक है, जब भी प्रिंट होगा उसके बदले में सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड यूनाइटेड स्टेट्स एज अ रिजर्व रखेगा, सो दैट डॉलर के बदले में हम जब भी चाहे गोल्ड में कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो लेट्स से डॉलर अगर यूएस फ्रांस को देता है तो फ्रांस उस डॉलर को लेकर के दूसरी कंट्रीज को दे सकता है, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज जब चाहें उस डॉलर को यूएस को वापस कर कर करके गोल्ड ले सकती हैं। तो गोल्ड का रेट भी तय किया गया कि भाई $35 पर आउंस जो है गोल्ड का रेट होगा। 1 आउंस के गोल्ड के लिए आपको $35 देने पड़ेंगे। तो एक तरह से यूएस जो है फ्रांस को अब डॉलर क्यों देगा, 2 बातों पे देगा कि फ्रांस जो है अपने कपड़े बनाए, प्रोडक्शन करे, गाड़ियां बनाए और वो यूएस को दे, और यूएस जो है डॉलर फ्रांस को दे दे। और डॉलर फ्रांस किसी भी कंट्री को देगा तो कोई भी कंट्री जो है डॉलर को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि डॉलर के बदले में यूनाइटेड स्टेट्स गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो देने के लिए तैयार है। तो हर कोई डॉलर लेने के लिए तैयार हो गया, बट हर कोई एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता। लेट्स से टेक एग्जांपल फॉर ब्रिटेन। नाउ ब्रिटेन रेडी नहीं था ब्रेटन वुड इस अग्रीमेंट के लिए प्रॉपरली। सो 1945 में ब्रेटन वुड को यूएस ने इनफैक्ट यूके को लगभग $4.4 बिलियन का लोन दिया, ठीक है, एंड देन दे फुली इंप्लीमेंटेड इट, ठीक है। तो जितनी भी टॉप करेंसीज थी, चाहे वो जीबीपी था, फ्रांस का करेंसी थी, इसके अलावा येन था, तो जितनी भी टॉप 4-5 मेजर करेंसीज थी सब डॉलर के अगेंस्ट पैग हो गई। पैग हो गई का क्या मतलब है कि जितनी भी करेंसीज थी उन्होंने अपना रेट डॉलर के अगेंस्ट फिक्स कर दिया, ठीक है। 1% कम या ज्यादा वेरिएशन हो सकती है फिक्स्ड रेट से, बट नॉर्मली आप डॉलर के बदले में फिक्स कर दिया। तो फिक्स करने का क्या मतलब है कि भाई हमने ये रेट तय किया कि 2 स्विस फ्रैंक के बदले में हमें $1 मिलेगा, या 4 जापानीज या 5 जापानीज येन के बदले में, या 50 जापानीज येन के बदले में $1 मिलेगा। तो ये रेट फिक्स हो गया, 1% का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। अब डॉलर गोल्ड के अगेंस्ट पेग्ड है कि डॉलर जब भी प्रिंट होगा इनको रिजर्व गोल्ड का क्रिएट करना पड़ेगा, और जितनी करेंसीज हैं वो डॉलर के अगेंस्ट फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि आप यूएस को कुछ भी दोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो यूएस इंपोर्ट करता जाएगा और आपको डॉलर देता जाएगा। सो यूएस बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 कंजम्पशन इकोनॉमी, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंपोर्टिंग इकोनॉमी, और सारी कंट्रीज इनको एक्सपोर्ट कर रही हैं, यूएस इंपोर्ट कर रहा है, सबको डॉलर दिए जा रहा है। यूएस का क्या खर्चा है, यूएस भाई नोट पे नोट प्रिंट किए जा रहा है, जब गोल्ड मांगेंगे तब देखा जाएगा, है, उससे पहले तो प्रिंट करके दिए जाओ ना और इंपोर्ट किए जाओ। तो ये चलता रहा सिलसिला, और जिन कंट्रीज के पास कुछ है नहीं उनको आराम से यूएस डेट दिया जा रहा है, लो भाई डेट लो, हमारा क्या खर्चा भाई, हम तो नोट प्रिंट किए जा रहे हैं, हम आपको डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और आप हमारे एहसानों के तले दबे जा रहे हैं। और ये सारा का सारा कुछ ब्रेन जो चाइल्ड था, जो दिमाग था, दैट वाज फ्रॉम 2 गुड इकोनॉमिक्स। वन वाज जॉन मैनर्ड केनीज, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गलती हो जाए, एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। नाउ हैरी डेक्स्टर वाइट जो थे, ही वाज फ्रॉम यूएस, एंड जो जॉन मेनार्ड थे, ही वाज फ्रॉम ब्रिटेन। So John Maynard was forcing on a separate currency that was like Banco और Bankro। तो इसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे कि भाई एक नई करेंसी बनाई जाए जो कि इंटरनेशनल करेंसी होगी और इसमें ट्रेड होगा, जिसके बदले में रिजर्व्स रखे जाएंगे, और शायद IMF विल टेक द केयर ऑफ दिस। But whereas the Harry Dexter White was pushing on dollars, and finally they created the dominance of dollar कि डॉलर के बदले में हम गोल्ड रखेंगे क्योंकि यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। इफ यू हैव एन ऑप्शन IMF को देना तो दो, ब्रिटेन दो, लो सोना दो, हम तीसरी करेंसी ले आएंगे। बट ऑप्शन नहीं है ना, सोना नहीं है, सोना जिसके पास है उसी की चलनी है। सो यूएस वाज सक्सेसफुल in creating this
सिस्टम ब्रेटन वुड। ना ब्रेटन वुड बहुत शानदार चीज रही यूएस के लिए। वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ने रिजर्व्स क्रिएट करना चालू कर दिया। बट क्या ब्रेटन वुड सिस्टम हमेशा चलता रहा? नहीं। देयर वॉज अ फॉल ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम। व्हाई? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना चालू कर दिया। बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने से क्या हुआ कि उनका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से क्या हुआ? करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस का गैप बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप। इससे क्या होता है? जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो जो लोकल बिजनेस है वो बंद होने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने लग जाते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज बंद होने लग जाती हैं, बिजनेसेस बंद होने लग जाती हैं। तो 1970s के आसपास में बहुत सारी कंपनीज ने बैंकरप्सी के लिए फाइल करना चालू कर दिया। तो एक तो प्रेशर ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई यूनाइटेड स्टेट्स में? दैट वाज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बट कंट्री में रिसेशन आया हुआ है, यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आया हुआ है। नाउ दिस इज अ वेरी ग्रेट फिनोमेना। नॉर्मली होता क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या मतलब है कि डिमांड ज्यादा है, लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, खर्च ज्यादा कर रहे हैं लोग, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से हमारी जीडीपी भी बढ़नी चाहिए, बट हो नहीं रहा था ऐसा। गवर्नमेंट नोट पे नोट प्रिंट किए जा रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, डेफिसिट कम था, मतलब डेफिसिट बढ़ गया था करंट अकाउंट। तो इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी इकोनॉमी में रिसेशन था, दैट वाज स्टैगफ्लेशन। वी वर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन कपल ऑफ मंथ बिफोर इन इंडिया आल्सो, ठीक है, बट नोबडी नोटिस्ड इट, वेयर इन्फ्लेशन वाज गोइंग अप एंड द इकोनॉमी ग्रोथ वाज स्लोइंग डाउन। नाउ दिस is a situation of stagflation which is very dangerous. Anyways, इस चीज से बचने के लिए what happened in 1971? There's a decline of Bretton Woods system. Why? समझिए, एक और हथौड़ा। जब बाहर की कंट्रीज जो हैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए यूएस को, तो वो सारी कंट्रीज उभरने लग गई। यानी कि पूरा जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, ठीक है, जो आज की डेट में हमारा यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया ब्रिटेन में, बहुत अच्छा इन्होंने बिजनेस किया, ठीक है। और 1965 आते आते ये लोग यूएस से ऊपर जाने लग गए, ठीक है। तो एक तरफ ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि भाई हमारे पास डॉलर बहुत हो गया है, तो यूएस को डॉलर वापस करो, उनसे सोना लेना चालू करो। और यूएस के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो डॉलर प्रिंट कर रहा था तो सोना रखना पड़ रहा था, बट उतना सोना रख नहीं पा रहा था। तो कुछ टाइम तो उन्होंने पैसा दिया, डॉलर के बदले में गोल्ड कन्वर्ट करके दिया अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए। बट ऑन द अनदर साइड जापान वाज आल्सो राइजिंग एज अ ग्रेट इकोनॉमी, ठीक है। तो जापानीज जो थे वो भी तेज थे, वो भी लगा रखी थी उन्होंने यूएस की। तो कुल मिला के एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पे यूएस ने डॉलर के बदले में गोल्ड देना मना कर दिया फ्रांस को। सबसे पहले ऐसा हुआ था। उससे पहले फ्रांस ने आप ये समझिए अगस्त में साफ मना हुआ था, लेकिन जनवरी में, मार्च में शायद फ्रांस ने कुछ कन्वर्ट किया था, और भी कंट्रीज ने कन्वर्ट किया था। बट यूएस वाज गेटिंग अंडर प्रेशर, अ लॉट ऑफ प्रेशर इन 1971, ठीक है। तो 1971 में द प्रेसिडेंट वाज रिचर्ड निक्सन। इनका नाम वाटरगेट में भी आया था, दैट वाज स्कैंडल, यू कैन स्टडी अबाउट दैट। So he took a very bold and a strong decision. He said, no more gold exchange. हम डॉलर के बदले में गोल्ड नहीं देंगे। हम जो है डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे, इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई से आप इसका दाम लगाओ, ठीक है, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आप डॉलर की रेट लगाओ, बट गोल्ड डॉलर के बदले में एक्सचेंज नहीं होगा। अब इस चीज को इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में नाम दिया जाता है निक्सन शॉक के नाम से, या इसको समझा जाता है डॉलर शॉक के नाम से, ठीक है। सो डॉलर शॉक वाज अगेन अ ग्रेट इवेंट इन इकोनॉमी। ना दिस वाज नो डाउट विन स्ट्रैटेजी फॉर निक्सन। सो व्हाट हैपेंड वाज कि एक बार की तो वर्ल्ड में डॉलर का रेट बहुत ज्यादा टूट गया,
इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रेट टूट गया। हर कोई लाइक सक पका गया यार, क्या करें, हमारे पास इतने साथ जो डॉलर पड़ा हुआ था, हम तो सोच रहे थे कि सोना मिल जाएगा, बट सोना नहीं मिलेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बार तो डॉलर के रेट टूट गए, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई समझिए, जितनी भी कंट्रीज थी वर्ल्ड में, सबने अच्छा खासा डॉलर का रिजर्व बनाया हुआ था, है कि नहीं। तो अगर डॉलर का रेट टूटता है तो हमारे पास जो एसेट पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू खत्म होगी। जैसे हमारे पास मान लो 400 बिलियन डॉलर्स हैं, अब उसके रेट आधे रह जाए तो बाजार में हमारा 200 बिलियन का रेट हो गया उसका डॉलर का, तो परेशानी हो जाएगी, हम अपने एसेट की वैल्यू खुद घटा रहे हैं। तो कोई भी कंट्री इस चीज के लिए रेडी नहीं होगी कि अपना रेट घटा। एक बार की तो शॉक लगा, बट देन दे रियलाइज्ड कि व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने एसेट की वैल्यू खुद घटा रहे हैं। भाई ये इस तरह से हो गया, समझो कि अगर आपने किसी XYZ छोटे मोटे कॉलेज से झुमड़ी तलैया है यहाँ वहाँ कहीं से भी जाकर के आपने MBA कर लिया और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप थोड़ी ना बोलोगे कि भाई मैंने खराब कॉलेज से किया है, मेरा सर्टिफिकेट बेकार है, मेरा कॉलेज बेकार है। क्योंकि आप अपने सर्टिफिकेट की वैल्यू कम बोलोगे, कम बताओगे कि बेकार था, तो कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब क्यों देगा, है। तो आपके पास अगर मिट्टी भी पड़ा है तो आप उसको सोना ही बताओगे, है कि नहीं, नहीं तो वैल्यू कहाँ मिलेगी, आप उसको बेच कैसे पाओगे। सो दैट एग्जैक्टली हैपेंड। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि अभी हमारा डॉलर बहुत कमजोर हो गया, अभी 70 रुपया है, उससे घट कर करके हो गया 35 रुपया, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो जबरदस्त हिट होगा, जबरदस्त हिट होगा। क्यों? क्योंकि $1 के बदले में मेरे को 35 रुपए मिलेंगे, कहाँ 70 रुपए मिल रहे थे, तो मेरा बिजनेस खराब होगा। तो जो इंपोर्टर हैं उनका तो ठीक है, बट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाएंगे ना। एग्जैक्ट प्रॉब्लम was faced by जापान। जापान was an export oriented economy और डॉलर का रेट टूटने के कारण जापान की लग गई। So what Japan did was they started buying dollar in the market। ठीक है, 350 तक पर डॉलर का रेट जापानीज येन का पहुंच गया था, यानी कि लगभग $1 के बदले में 350 जापानीज येन। ठीक है, तो वो झट से वैल्यू बढ़ गई उसकी, और वैल्यू बढ़ने से उनके एक्सपोर्ट्स खराब होने लग गए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने फिर से डॉलर की वैल्यू को बनाया मार्केट में। ठीक है, दे हैड टू डू इट एंड दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय रिचर्ड निक्सन। बट क्या आपको लगता है कि ये जो इन्होंने वर्ल्ड के साथ चीटिंग करी, दिस इज गुड? सी एथिकली मैं क्या बताऊं, इट वाज राइट और रॉन्ग, but yes, that was one of the master stroke to make dollar the king of currency in 1944 by implementing Bretton Woods system. And then the second master stroke was in 1971, उन्होंने बोला हम सोना नहीं देंगे, आपको रुपया रखना है रखो, डॉलर रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, but they have to keep it because सबके पास बहुत ज्यादा रिजर्व था। ठीक है, इसके अलावा सबने अच्छा खासा लोन ले लिया था डॉलर में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डॉलर सर्कुलेट हो गए थे, सो देयर वाज नथिंग आउट, नो सिस्टम आउट वाज देयर। ठीक है, सो दैट वाज गोइंग ऑन। बट फिर यूनाइटेड स्टेट्स को एक डर और लगने लग गया कि कंट्रीज कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर सब्स्टिट्यूट ऑफ डॉलर, सो व्हाट वी कैन डू दैट डॉलर का डोमिनेंस बना रहे। तब मार्केट में हमारे पास एक और सिस्टम आया, that was petrodollar concept. Now in 1979, soon after the आप कह सकते हैं decline of the Bretton Woods system, in 1971 United States and Saudi Arabia Joint Commission for Economic Cooperation, basically Saudi Arabia की economic team government, इन लोगों ने आपस में एक समझौता किया। मतलब क्या समझौता किया? देखिए, जो सऊदी अरेबिया था उसके ऊपर इजराइल का हमेशा से दबदबा था, अटैक था, और सऊदी अरेबिया इजराइल से हार रहा था युद्ध में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्रपोजल दिया कि भाई आप एक प्रॉमिस करो कि जितना भी डॉलर आप पेट्रोल बेचोगे, आप जितना भी पेट्रोल बेचोगे उसका पेमेंट डॉलर में लोगे। तो डॉलर से पहले ये लोग गोल्ड में ले रहे थे, अब इनको कन्विंस कर लिया इस बात के लिए कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं अगर वो आप पे कोई भी अटैक करेगा तो हम उसके प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आप जितना भी पेट्रोल बेचोगे उसके बदले में आपको क्या चाहिए, आप डॉलर लोगे पेमेंट में। ठीक है, तो आप डॉलर पेमेंट में ले लो, बाद में हम वो डॉलर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हम खरीद लेंगे,
या हम आपको सामान दे देंगे, आपको और भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर देंगे, आप उसकी पेमेंट हमें डॉलर में कर देना, या आप जब चाहोगे हमारे आपके बीच का समझौता है हम गोल्ड में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन एट अ टाइम आपको जो है डॉलर पेमेंट में लेना पड़ेगा अगर आपको जितनी भी सराउंडिंग कंट्रीज से है उनसे बचना है तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको सिक्योरिटी दी और यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रॉमिस किया कि डॉलर के बदले में हम पेट्रोल बेचेंगे। हम इससे क्या हो गया कि डॉलर का डोमिनेंस और बन गया इकोनॉमी में, हर इकोनॉमी में को डॉलर का रिजर्व क्रिएट करना पड़ गया, क्योंकि पेट्रोल चाहिए तो आपको डॉलर में ही पेमेंट देनी पड़ेगी। बट क्या लगता है कि ये ज़्यादा समय तक चल पाएगा? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी इज चेंजिंग, कोई भी चीज़ 25 साल 30 साल 40 साल उससे ज़्यादा नहीं चलती, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग ऑलवेज। ना इस सिस्टम से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुई बताइए? बिल्कुल आपने सही समझा, चाइना को। सो व्हाट चाइना डिड इज, चाइना इज वेरी स्मार्ट। व्हाट चाइना डिड इज, आपको याद होगा सन 2011 के आसपास में बहुत ज़्यादा सोने के दाम बढ़ गए, लगभग 16-17 हज़ार से सोना हमारा 28 हज़ार के आसपास चला गया, 10 से 11-12 के बीच में। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि चाइनीज के पास जो है लगभग 3000 बिलियन डॉलर्स के आसपास का उनके पास रिजर्व था, यानी कि टोटल वर्ल्ड में जितना रिजर्व है 6.7 ट्रिलियन, उसका हाफ रिजर्व सिर्फ चाइना के पास था। एंड चाइना वॉज वरीड कि मेरा हाल जापान वाला ना हो, अगर डॉलर का रेट टूटेगा तो हमारी करेंसी की लग जाएगी, हमारे पास जो डॉलर रिजर्व पड़ा हुआ है उसका तो आधा दाम हो जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट जो है रेकलेसली जो है डॉलर प्रिंट किए जा रहा है, क्योंकि 2008 से 11 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 बार फाइनेंशियल स्टिमुलस दी, क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे उन्होंने अच्छे खासे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने प्रिंट किए। तो ये उस वक्त क्या हुआ था 2008 से 11 के बीच में, हमारा जो रुपया था डॉलर के अगेंस्ट बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत घट गई थी बहुत ज़्यादा डॉलर प्रिंट करने के कारण। हमारा रुपया उस वक्त 42 रुपया पर डॉलर या 44 रुपया पर डॉलर के आसपास चला गया था। क्यों? ऐसा नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, वो इसलिए क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा प्रिंट हो रहा था और डॉलर की वैल्यू कम हो रही थी। तो चाइना रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अच्छा खासा डॉलर रिजर्व में पड़ा हुआ और यूएस प्रिंट किए जा रहा है, तो हम तो नुकसान में रहेंगे। सो जब डॉलर की वैल्यू थोड़ी ठीक हो गई, 60-62 रुपए के आसपास आ गया, तो चाइना ने क्या किया, अपना सारा का सारा डॉलर रिजर्व जो है बेचना चालू किया और उसके बदले में गोल्ड खरीदना चालू किया। और जो गोल्ड का रेट खरीदते गए तो क्या हुआ, हमारे पास गोल्ड का दाम बढ़ता गया। जब गोल्ड खरीदना चालू किया चाइना ने, तो चाइना ने लगभग आधा कर लिया डॉलर रिजर्व गोल्ड खरीद लिया। फिर अभी पीछे 1.5 साल पहले उनका क्या हुआ कि फिर से डॉलर रिजर्व अच्छा खासा हो गया, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस खरीद रहा है और भी जितनी कंट्रीज खरीद रही हैं सब डॉलर में पेमेंट कर रही हैं, तो इनके पास फिर से डॉलर रिजर्व खड़ा हो गया। फिर से पीछे उन्होंने सोना चांदी खरीदना चालू किया, तो फिर से 30,000 से 40,000 44,000 रेट आ गया सोने का। लेकिन प्रॉब्लम है कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, यू कीप ऑन बाइंग गोल्ड। सो व्हाट दे डिड इज दे सेड कि हम जो है डॉलर को रिमिम्बी से रिप्लेस करेंगे। नाउ लेट्स फ्लोट रिमिम्बी, इलेक्ट्रॉनिक रिमिम्बी, tell every countries कि we will take payment in renminbi, we will not take payment into dollars. So create reserve of renminbi rather than dollar. Now let's see what will happen sooner or later. अभी हमारे पास ये न्यूज़ आई है, आगे देखते हैं क्या क्या स्टडीज़ है इसके ऊपर। मैं आगे स्टडीज़ करूँगा और आपको बताऊँगा भी कि क्या अभी झोलझाल होने वाला है, डॉलर का डोमिनेंस बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, क्योंकि अभी भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक तरफ आपके पास 18 ट्रिलियन है या 6.7 ट्रिलियन का रिजर्व है, दूसरी तरफ अभी 500 बिलियन का रिजर्व है। तो चाइना इज लाइक 550 बिलियन, एक तरफ है 6.7 ट्रिलियन, तो दोनों अभी बराबर नहीं है, बहुत ज़्यादा बैलेंस में डिफरेंस है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, डॉलर का डोमिनेंस कैसे बना रहता है, व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स डज एंड इफ दे आर सक्सेसफुल और नॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपना कमेंट पोस्ट कीजिए। आई लव यू सो मच, कीप वॉचिंग मी, I'll come soon with the next video. Take care, bye bye.